हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो आपका 2024 का जो वार्षिक परीक्षा का जो आपका कितनी फरवरी को पेपर है जी, आपका जी 6 फरवरी को पेपर है। कितनी फरवरी को? तो ये कक्षा 12वीं वालों को 6 फरवरी 2024 का जो आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है, तो उस पेपर का मैं सेट ए लेके आ चुका हूँ। तो ये पेपर मुझे पीडीएफ के माध्यम से मिल चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर पूरा पीडीएफ के माध्यम से समझा दिया जाए। साथ ही मैं आप लोगों के सामने इसके आंसर भी बताऊंगा और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, और हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो ये संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे, एंड प्रश्न जो 23 रहेंगे, और यहाँ पर पेज पूरे 6 दिए गए हैं। समय आपके पास 3 घंटा रहेगा और जो आपके पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का होने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। पिछली बरस भी इसी प्रकार से आया था और मैंने पिछली बरस भी समझाया था लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो आप लोग भी अच्छे फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। तो फिर आप लोगों के सामने फिर आता है आपके पास में ये वाला पेज। इस पेज में लिखा होगा आप लोग सामने, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखना हमको? सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके 6 नंबर में रहेंगे। नहीं, 6 विकल्प रहेंगे जो कि 6 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो पहला विकल्प आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है कि उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसमें बाप सही हो जाएगा रुबाई। ठीक, दूसरा लिखा है कहानी का पहला तत्व होता है। जो कहानी होती है तो उसका पहला तत्व क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ, इसमें हो जाएगा कथानक। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को जब मैंने इसका वो क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर आपके आंसर बन जाता है आप लोगों पे, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका आ ऑप्शन है या बा ऑप्शन है। फिर आप लोग इसका देख सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा सिल्वर, जैसे लगा तीसरा वाला, सिल्वर बेडिंग कहानी के गायक का नाम था। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और नहीं है पता तो मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यशोधर बाबू। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 3 हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर चौथा वाला, जिस प्रकार से यहाँ पर लग रहा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? तो झांसी की रहने वाली थी। ऑप्शन सही है। चलिए, 5 वाले का है आकाश में कौन उड़ रहे थे। तो आकाश में कौन उड़ रहे थे? तो आकाश में बगुले उड़ रहे थे। ऑप्शन सही है। चलिए अगला आप लोग सामने छठवां विकल्प पर लिखा है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन से हो जाए पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके 6 में 6 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपने सही विकल्प मैंने आपके सामने यहाँ करा दिया है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा में लगा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भी आपके 6 नंबर के आने वाले। ठीक, तो रिक्त स्थान को भरने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 12वीं वाले जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, कक्षा 12वीं वाले जितने भी लोग यहाँ तक देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सभी लोग कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जिस प्रकार से आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो मैंने हिंदी का पेपर आपके सामने बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का होगा, और जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, बायो वाले हैं, मैथ वाले हैं, सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के मैं सारे पेपर आपको सामने इसी प्रकार से प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त भी होंगे, पास भी होंगे। तो आप लोगों को कुछ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अच्छी बात है, और जिन लोगों ने किया कोई बात नहीं, फिर भी कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपके पास में लोग फ्री वीडियो मिलती है, अच्छे से मैं समझाता हूँ। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन भी रहेंगे लास्ट में, जिनमें से आपको चुनकर सही में से एक पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लगा है जिन मात्राओं में मात्रा की गणना की जाती है वह छंद कहलाती है। तो भाई कौन सा कहलाता है? तो आप लोगों को यहाँ पर जिनमें देखो, जिनमें मात्राओं की गणना होती है मात्रक छंद कहलाते हैं। ठीक, और जिनमें यहाँ पर बाणों लिखे होते हैं तो बाणक छंद कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक छंद। तो आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये क्या लोकती है या मुहावरा है? तो ये आपकी लोकती। ठीक, तीसरा लगा है रवि पूर्व से निकलता है शुद्ध रूप है। तो रवि यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं बताइए? तो हम लोग रवि ऐसा लिखते हैं, तो अब ऐसा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए चौथा लगा है साधल गिरगट मास्टर पढ़ाते थे। तो क्या पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ाते थे, मराठी? तो इसका अच्छा ऑप्शन हो जाएगा मराठी। ठीक, 5 लगा 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न या पद्मश्री? तब उसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री। जी आपका सही आंसर है। अगला आप लोग सामने छठवां, जिसमें लगा है हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य होता है तो रामचरितमानस है। तो आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 ऑप्शन 6 नंबर के जे भी सही हो जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए।
तो सही जोड़ी किस प्रकार से मिलाएंगे, चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर मिलाऊंगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर पहले लगा बिम, तो बिम का मिलाना आपको किससे, यहाँ पर दा से, बिम माने हो जाएगा इमेज। ठीक, तो इससे मिलाओगे। कवित्र, कवित्र का किससे मिलाओगे, कवित्र का मिलाओगे आप लोग इससे चार चरण। ठीक, फिर तो का मिलाओगे आप लोग किसे, निपांत, क्या निपात शब्द है ये तो। ठीक, कहानी का केंद्रीय बिंदु यानी चौथे वाले का मिलाओगे आप किससे, कथानक से, कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। ठीक, फिर बसंत पाटिल यानी पांचवा, तो पांचवा बसंत पाटिल का मिलाओगे आप किससे, शरीर से दुबला पतला था। ठीक, तो बसंत पाटिल इससे मिलाओगे। भक्तन का वास्तविक नाम, तो भक्तन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका लोगे फाफा से हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण ये होता है। दिन का पंथी, तो दिन का पंथी का मिलाओगे आप कैसे, जल्दी जल्दी चलता है यानी कि बाप से मिलाओगे। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे सही सही जुड़ी हो जाती है। फिर भी आपके सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज हो जाए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको उनको सही में सही यहाँ से मिलाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर ये 7 नंबर की यानी सही जुड़ी, तो 7 नंबर आपके मतलब सही में सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही जुड़ी भी मिलानी है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य का उत्तर देना। चलिए हम एक शब्द एक वाक्य का उत्तर दे रहे हैं। ठीक, देखो तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर, जैसे पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, बिंब का शाब्दिक अर्थ है, तो आप लोग लोगों के बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस जल प्रलय में, ऐसा लिखना आपको, इस जल प्रलय में, प्रलय में, इस जल प्रलय में। ठीक, चलिए दूसरा है समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है, तो दूसरे लोगों में अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा। तीसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए, तो इसका आंसर लोगोगे अनुच्छेद पूर्व करने से पहले नींद ना आना, क्या लोगे, नींद ना आना। ठीक, चलिए चौथा है किसी घटना समस्या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो लोगोगे जाकिर हुसैन। किसका है, तो चौथे लोगोगे जाकिर हुसैन। हाँ, चौथे में जाएगा जाकिर हुसैन, चलो जाकिर। एक मिनट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स थोड़ी अब यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन है। ठीक, जैसे मैंने बार बताया था चौथा वाला, इसका मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के तक के आंसर मैं आपको थोड़ी इसके आगे बता दूंगा, क्योंकि मैं आपके सामने गलत नहीं करना चाहता, ना मैं गलत आंसर देने वाला हूँ। ठीक, जब तक हम इसके शत कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसके शत करते हैं। तो शत कैसे करना, चलिए वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे पहला लिखा आपके सामने, माधव गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा लगा निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक, पहले कहा मिस और सुमेर चमक कर लकड़ी का उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक, चौथा लगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा की समर्थक थी, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा लगा द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो ये भी हो जाएगा आपका सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो ये भी सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 4 सत्य 2 असत्य हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के 7 असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पर हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न 56, निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर लिखना है। छायावाद की 2 विशेषताएं एवं प्रयोगवादी छायावादी कवियों के नाम लिखना है। तो मतलब कि जो आपके सामने एक तो अथवा में है, एक प्रश्न में एक अथवा है, तो 2 में से आपको कोई एक करना है, 2 में से आपको एक करेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, ताकि आपका समय भी बच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सरल में। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आप लोग सामने तो 2 नंबर के पूरे क्वेश्चन जी। ठीक, इसके बाद 2 नंबर के जी हैं। ठीक, फिर यहाँ से लग जाते हैं आपके 3 नंबर के, तो क्वेश्चन नंबर 17 से 3 नंबर के लग जाते हैं। ठीक, तो फिर आपके सामने यहाँ पे गद्दा रहेगा। ठीक, चलिए इन सबको प्रश्न आपने देख लिए। क्वेश्चन पूरे कितने हैं, 23 हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 23 है, जहाँ पर हमारे सामने निबंध पूछे गए हैं, तो हमको निबंध लिखना है वैसे। वो यहाँ पर हमको छात्रवृत्ति पर क्या आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, वो यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने मित्र पर विदाई पत्र। चलिए अब इन सभी के क्वेश्चन मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा दिया, आपको दिखा दिया ना। अब चलिए इन सभी के हम आपके सामने यहाँ पर
आंसर बता देते हैं। चलिए इसके आंसर भी देख लीजिए थी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को पूरा ही कंप्लीट देख के ही जाना आप लोगों को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर आप लोग कमेंट करने लगते हो सर आपने जो बताया था वो तो पेपर आया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग समझते नहीं हो वीडियो को देखते हुए, वो पढ़ते ढंग से समझते नहीं हो क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो चलिए साथ ही में इस PDF को भी दूंगा उत्तर शायद। चलिए किस प्रकार से उत्तर है चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके सामने यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने उस PDF में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सामने यहाँ पर उत्तर मिल जाते हैं। जैसा कि पहला लिखा है निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इन दोनों में धारा में अंतर लिखना है। तो ये कितने नंबर में था अपना 2 नंबर में था, तो आपको 2 ही लिखना है। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा है निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है, जबकि सगुण धारा के काव्य में साकार यानी राम एवं कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंकन किया गया है। ठीक, तो पहला हो जाता है। दूसरा लिखा है निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सगुण और निर्गुण धारा में 2 अंतर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख भी सकते हो, सीख भी सकते हो। वीडियो को कई बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री वीडियो है। ठीक, देखो साथ ही इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए भी मैं बताऊंगा किस प्रकार डाउनलोड करना है। ठीक, तो बने रहिए वीडियो पे। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को बनता भी होगा ये। ठीक, चलिए तो इसको उसके अथवा में था, देखो मैंने दोनों ही क्वेश्चन लाए हैं। देखो प्रश्न वाला भी लाऊंगा अथवा वाला, ताकि आपको जो करना है वो आप लोग कर सकते हैं। तो अथवा में लिखा है छायावाद की 2 विशेषताएं तथा छायावाद 2 कवियों के नाम लिखना है। तो दो छायावाद के 2 कवि कौन है? एक तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक, और इनकी जो विशेषता है, तो एक तो हो जाएगी विशेषता सौंदर्य तथा प्रेरणा भावनाओं के प्रधान है, और दूसरा है भाषा में लक्षणता तथा प्रगता की प्रखुता। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी 2 विशेषता हो जाएगी, और ये 2 उनके कवि हैं। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर लगा है शायर राखी के लच्छे की बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यजित करना चाहता है। तो इसका आंसर हुए शायर गोरखपुरी राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन माह में मनाया जाता है। इस माह में आकाश में बादल का यहाँ से लिखा है बादल छाए रहते हैं और जोरदार बारिश होती है। बारिश के दौरान बादलों के बीच में जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन ने अपने भाइयों की कलाई पर चमकते धागों वाली राखियां बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर दी है। भाई भी आजीवन अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सामने अभी इसका भी आंसर का 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और 7वें का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, जी आपके सामने दिया गया है, जिसमें प्रश्न था भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो तथा भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल सहज और सुग्राह्य शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक आडंबरपूर्ण गूढ़ और शब्दावली का कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। लेकिन यानी क्लिष्ट भाषा के दूसरे फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों में अपनी बात अपने श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो अब आ गया अच्छा वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 8वें में जीवनी और आत्मकथा में 2 अंत लिखिए। तो ये आपके पेपर में रखा मिलेगा, तो आपको किस प्रकार से लिखना है 2 अंत लिखना है, क्योंकि ये 2 नंबर में है। ठीक, तो पहला अंत लिखोगे आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहास की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। ठीक, तो याद करना होगा ये जीवनी। और दूसरी लिखोगे जीवनी में लेखक त्रस्त रहकर लिखता है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति द्वारा पर करता है। तो इस प्रकार से आप लोग ए बी दोनों को आप लोग सीख सकते हो। ठीक, चलिए पीछे के अथवा में था निबंध गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। तो ये भी आपको बोल को पेपर में रखा मिलेगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक वाक्य सुविस्तृत और एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रसन्न है एवं गद्य में निबंध लेखक बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध की रुचिपूर्ण आँख से व्यवस्थित होना चाहिए, इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9वां, जिसमें लिखा है लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है।
तो इसका उत्तर लिखोगे लेखक के मत में जब किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती तो यह भी दासता का व्यापक रूप है। ठीक, अर्थात पेशा चुनने की स्वतंत्रता ना होना दासता है, कानून पराधीनता ही दासता नहीं होती। जबकि किसी व्यक्ति या वर्ग के द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे तथा कर्तव्य निराधित किए जाते हैं तो इस स्थिति में दासता है। तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग 9 का अथवा भी देखते हैं। अथवा में लिखा था ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव, तो ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है? तो उत्तर लिखोगे सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में हेजे मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भयात शिशु की तरह कांप रहा था। चारों ओर अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस विविधता को ढोलक की आवाज़ संध्या से प्राप्त काल तक ताल ठोक कर ललकारती रही, जिससे मृत प्राय गाँव को संजीवनी मिली जाती थी। स्पंद व्यक्त शक्ति शून्य स्नानियों की बिजली दौड़ जाती थी। मरते व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता था। ग्रामीणों में जीवंतता भरती थी। सन्नाटे में जिंदगी के होने का अनुभव कराती थी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 9 का अथवा बिल्ले भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बेर क्रोध का अचार का मुरब्बा का भाव पलवन लिखिए। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको सीखना ही है। तो भाव पलवन लिखिए, लिखेंगे आप लोग हेडिंग डालेंगे भाव पलवन और लिखेंगे बेर का उद्गम। तो बेर का उद्गम स्थल क्रोध है। क्रोध ही आगे चलकर बेर में परिणत हो जाता है। जब कोई इंसान किसी का आहित करता है तब अन्य मनुष्य जिसका अहित किया है वह भी क्रोध के वशीभूत होकर इसके बदले में अहित करने के लिए उद्यत हो जाता है। यदि वह बदला प्रतिकार लेने में असफल सिद्ध होता है तो उसका क्रोध बहुत काल तक उसके हृदय में बना रहता है। प्रतिकार कर लेने पर क्रोध असमन हो जाता है। बहुत समय तक बेगमान रहने वाले क्रोध को ही बैर की कोटि में स्थापित किया गया है। क्रोध के बैर बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही इसे क्रोध का आचार या मुरब्बे की संज्ञा भी विभूषित किया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10वीं का आंसर आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं उसका अथवा में 10वीं का अथवा है। तो 10वीं का अथवा में लिखा था निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बदलते हुए प्रयोग में करना है। तो देखो आपको मुहावरे भी सीखना है। जैसे कि पहला लगा है खून के घूंट पीना, यानी खून के घूंट पीना, और दूसरा पहाड़ टूटना। तो आप लोग किस प्रकार से ऐसे लिखना है जैसे खून के घूंट पीना, तो इसका अर्थ क्या होता है? चुपचाप अपमान सहन करना। ठीक, और प्रयोग में कैसे लिखोगे? अध्यापक द्वारा बेकसूर छात्र को पीटे जाने पर वह खून का घूंट पी कर रह गया। ठीक, तो ये हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर दूसरा था पहाड़ टूटा, तो दूसरा लिखा पहाड़ टूटना, तो इसका अर्थ हो जाता है मुसीबत आना। ठीक, और प्रयोग में किस प्रकार लिखेंगे? उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको मुहावरा लिखना है और इस प्रकार से आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 लगा है कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो हमको जो निर्देश जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे दरिद्र होने पर भी ईमानदार है, तो इसको हम कैसे बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाना है? प्रश्नवाचक बनाना। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो संयुक्त वाक्य में ऐसे बनाना। दो यथापि वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है, तो अपना ये कैसा बन गया? संयुक्त वाक्य में। वो हमको इसको कैसा बनाता है? प्रश्नवाचक में। तो क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? तो देखो क्या लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक बन गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने जो भी आंसर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन का अथवा वाला देखते हैं। अथवा का आंसर था, क्वेश्चन है राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो तब हुए राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक, अथवा भारतीय संघ की भाषा है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया है। 7 राज्यों में है हिंदी राजभाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषा है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कार्य के निर्णय रेडियो दूरदर्शन में राजभाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का अथवा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अर्थ के आकार में वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो लोगों के अर्थ के आकार में वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञाबोधक, प्रश्नवाचक, विस्मयदीबोधक, इच्छाबोधक, संदेश सूचक तथा संकेतक होते हो। तो ये भी आपको 8 ही क्वेश्चन सीख लेना, बिल्कुल 2 नंबर का आपको पक्का ध्यान मिलेगा। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन था। 12वें क्वेश्चन का अथवा वाला करेंगे। तो 12वें क्वेश्चन का अथवा वाला है
विपरीतार्थक शब्द युग क्या होते हैं, उदाहरण शब्द लिखिए। तो लिखोगे विपरीतार्थक शब्द युग जब किसी शब्द में विलोम अथवा विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों के ऐसे युग को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, मतलब कि उल्टे हों, जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, जीवन मरण, आकाश पाताल, नवीन प्राचीन, सुबह शाम, हानि लाभ, तो ये क्या है, विपरीत है। जैसे आना जाना, खाना पीना, ये सब आपके क्या विपरीतक शब्द कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला आपके सामने आप है जी वाला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा कोई दो तकनीक शब्द लिखिए। क्या लिखना है, कोई दो तकनीकी शब्द लिखना है। जो तकनीकी शब्द क्या है, एक तो ऊतक हो जाएगा, एक हो जाएगा रेखाचित्र। तो जी आपके 13वें का उत्तर जी 2 हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने आप है 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक, अथवा में लगा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करने के लिखिए। जैसे ये आपके सामने ये क्या है, ये आपके है अशुद्ध। जैसे उसके पास केवल मात्र 200 रुपये है, पिता का पुत्र विश्वास है। तो इसका हम लोग आंसर में लिखेंगे, सही वाक्य बनाएंगे तो उसके पास मात्र 200 रुपये है और पिता को पुत्र पर विश्वास है। तो ये आपके सही में सही वाक्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 13 क्वेश्चन का अथवा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर 14 वाला। 14 में लिखा है काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। तो लिखोगे ओज जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना व्यक्ति जागृत हो जाती है वह रचना ओज गुण कहलाती है। ठीक, जो उदाहरण के लिए बुंदेलो हर बेलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से का ओज गुण कहलाते हैं। जैसे कि मान लो जहाँ हमें गुस्सा आ जाए, जोश आ जाए, मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं आप, ठीक, और देखते देखते जब आपके अंदर गुस्सा नहीं आता, यार लगे साले में लगे, तो ऐसे क्या जी एक ओज गुण आ जाता है आप में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने ये ओज गुण हो जाता है। चलिए फिर आता है आप लोग यहाँ पर लक्षणा शब्द की लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण। तो इसमें लोग लक्षणा शब्द हेडनरी लक्षणा, फिर लोग शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग में से रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित करने वाले शब्द शक्ति लक्षणा शक्ति कहलाते हैं। जैसे मोहन तो शेर में लक्षणा के द्वारा शेर का अर्थ वीर निकलता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे 14वां लिखा हुआ आंसर कंप्लीट हो गया। 15वां देखते हैं। 15वें में लिखा है स्थायी भाव और संचयी भाव में अंतर स्पष्ट करना है। तो हमें स्थायी भाव और संचयी भाव में अंतर लिखेंगे, किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। उत्तर में लिखो स्थायी भाव के हृदय में सदैव वेगमान रहते हैं। ठीक, स्थायी भाव मानव के हृदय में सदैव वेगमान रहते हैं, इनका अस्तित्व देर तक बना रहता है। ठीक, इसके विपरीत संचयी भाव क्षणिक होते हैं, बनते हैं, नष्ट होते हैं। हर रस का स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं नियत है, परंतु संचयी भाव अवलोकनीय, इसलिए विद्वान में ने संचयी भाव को व्यक्ति व्यवहारिक भाव की संज्ञा भी विभूषित किया है। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए अब 15वें का अथवा वाला भी देखते हैं, जिसमें लगा है डॉक्टर नरंगेंद्र को बिंब को किस शब्दों में परिभाषित किया है। तो उत्तर में लिखोगे डॉक्टर नरंगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। और क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे हरिवंश राय। तो हरिवंश राय की इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी है। एक तो देखो 13 हार मधुशाला हो जाएगी, तो ये क्या 2 रचनाएं हैं। भाव पक्ष में लिखोगे हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में अर्थ विस्तार पाता है। कला पक्ष में लिखोगे इस प्रकार से, कला पक्ष लिखोगे ऐसा कि हरिवंश राय बच्चन की भाषा शुद्ध साहित्यकार खड़ी बोली है। संस्कृत की तदभव शब्दावली का आपकी रचनाओं में प्रचुर प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तदभव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। तो कला पक्ष हो जाएगा। और साहित्य में आंसर लिखोगे तो साहित्य में आंसर ऐसा लिखना है हालाबाद के प्रवक्त कवि हरिवंश राय बच्चन सूक्ष्म एवं नीरस विषयों पर भी सरल ढंग से विस्तृत रहने की सिद्धांत है। छायावाद उत्तर युग के प्रबंध कवि हैं हरिवंश राय बच्चन ने जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि कई सदियों जन्म लेते हैं। उन्हीं साहित्य की अनेक विधाओं सफल लेखनी हिंदी साहित्य का अभूत सेवा की ओर से हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका लिख लेंगे हरिवंश राय बच्चन का। वो अथवा में था उनका रघुवीर सहाय का। तो रघुवीर सहाय की रचनाएं ये दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक पढ़ सकते हो। उनका भाव पक्ष दे दिया गया है और ये कला पक्ष दिया गया है। तो इनको आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हो। साथ ही अभिभाषण पढ़ते हो उससे भी पढ़ सकते हो। साहित्य में स्थान ये दिया है। तो यहाँ पर आप लोग छोटे छोटे दिए हैं जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक, चलिए फिर आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर लेखक का परिभाषा आ जाता है, जिसमें धर्मवीर भारती की 2 रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना ये 2 ठग दी गई, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा
और ग्रहों का देवता। तो ये क्या दो रचना है, वो यानी कि भाषा जी रही। भाषा में आप लोग इस प्रकार लेंगे, आपकी भाषा में सरलता सहजता वो जी रहा है तो भाषा जी हो जाएगी, और भाषा शैली जी हो जाएगी, और साहित्य में स्थान जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भाषा और भाषा शैली और साहित्य में स्थान आप लोग सामने आप इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पूरा पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक, चलिए वर्त नेक्स्ट आप लोग सामने हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद की रचना की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद की रचना जी दो ठग है, अशोक के फूल और चारूचंद के लेख। और भाषा उनकी जी दी गई है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पूरा पढ़ भी सकते हो, और शैली में आप लोग जी लिख सकते हो तो भाषा शैली हो जाती है, और साहित्य में स्थान आपका जी हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग साहित्य में स्थान भी आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पूरा पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक, चलिए वर्त नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको अभ्यास का महत्व देना है। ठीक, तो अभ्यास के महत्व पर हमें क्या लिखना है, लेख लिखना है, जो कि हमने इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लिख दिए। तो पूरा पूरा आप लोग वीडियो को पूरा पढ़ भी सकते हो, साथ ही इसको सीख भी सकते हो। बिल्कुल सरल तरीके से लिखा दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक, इसके अथवा में था क्या, संक्षेपण विधियाँ एवं उनके गुण बताइए। तो संक्षेपण की हमें विशेषता बतानी है, गुण बतानी है। तो चलिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर जी दिए हैं, तो यहाँ 3 नंबर में है, तो 3 हमने इसकी विशेषताएँ एवं गुण लिखे हैं। तो आप इसको जैसे कि एक हो जाती है आपकी स्पष्टता, शुद्धता और भाषा की सरलता। तो ये भी आप लोग सामने यहाँ पर वीडियो को पढ़ लेना है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है, तो 19 में आप लोग सामने ये दिया गया है, जैसे कि फूल और कांटों से कवि का तात्पर्य क्या है, तो लाभ और हानि। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने प्रश्न में दिया गया था क्या, गद्यांश। तो गद्यांश को बहुत ही सरल होते हैं, जो कि आप लोग इसके आंसर यहाँ पर छाड़ के इसका आंसर देख सकते हो। तो ये है भावार्थ आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेना है, वो प्रश्न को देख के ही बनेगा। तो आप लोग चाहो तो प्रश्न को देख सकते हो। फिर उसी के अथवा में था एक गद्यांश। तो गद्यांश को आपको गद्यांश तो काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं, जो कि आप लोग इसमें से छाड़ के लिख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में था आप लोग सामने यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया था, जिस पद्यांश को हमको संदर्भ से व्याख्या करनी थी। तो देखो संदर्भ हमेशा किसी का भी आया, संदर्भ हमेशा वही लिखना पड़ता है। जैसे प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में से संकलित कविता वाली से के उत्तर कांड से उद्धृत है, इसलिए इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक, और प्रसंग में लिखना पड़ता है कि किसके ऊपर दी, जैसे लिया प्रस्तुत समय छंद राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। ठीक, तो ऐसा लिखना पड़ता है। और भावार्थ में आपको वही लिखना है जैसे कि जो तुलसीदास जी ने कहा है। तो जैसे यहाँ पर राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग उन्हें चाहे त्यागा हुआ कहे या सन्यासी जाति से राजपूत समझे, यह सुलझा हुआ मुझे इन मौसम से कोई असर नहीं पड़ता, मुझे अपनी जाति अथवा नाम की कोई चिंता नहीं है। तो हमें भावार्थ में हमेशा उसका अर्थ लिखना पड़ता है। ठीक, कि कभी क्या कहता है ये लिखना पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग संदर्भ से व्याख्या कर ही लेंगे। ठीक, फिर आप लोग सामने यहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर 21 में संदर्भ से व्याख्या दी गई है, वो था आपका पद्यांश और यह है गद्यांश। तो इसी वजह से गद्यांश में हमें संदर्भ में लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के संस्मरण लेखक से दी गई है, इसके रचयिता कौन है, लेखा देवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है। ठीक, प्रसंग में हमेशा वही लिखना पड़ता है कि गद्यांश किसके ऊपर दी गई है, व्याख्या हमेशा वही लिखनी पड़ती है कि ये इसमें क्या क्या कहा है। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, तो आप लोग लिख सकते हो, इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको तो ओनली उसी में से देख के कर सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र है तो वो किसके ऊपर आई है, छात्रवृत्ति के ऊपर आई है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखना है, सब प्रथम लिखेंगे आप लोग सेवा में, फिर लिखेंगे प्राचार्य महोदय सेवा में, फिर प्राचार्य महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर। ठीक, स्कूल का नाम डालने के बाद फिर आप लोग लिख देना है विषय, विषय लिखना जरूरी होता है ताकि हमें पता चल जाता है किसके ऊपर आवेदन पत्र है। जैसे यहाँ पर छात्रवृत्ति पे लिखा तो ये छात्रवृत्ति पे आवेदन पत्र है, फिर आप लोग महोदय डाल के फिर लिख देना आपको अपना पूरा, कि जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हो, ऐसा भी लिखना चाहते हो कि सर मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पिताजी का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो मुझे छात्रवृत्ति देने की प्रदान करें। तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा भी आप लोग इसको आप लोग अपने बना के भी लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल है। छात्रवृत्ति कहलाती है कि हमें मतलब वजीफा। ठीक, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो जैसे बना के कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, मेरे भरण पोषण नहीं हो पा रहा, कृपया मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो, और भी आप बना के लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल है। और फिर आपको दिनांक लिख लेना है, फिर आज्ञा का रिशेष और यहाँ पर नाम डाल देना। ठीक, तो ये आपके सामने यहाँ पे हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। फिर अथवा में या तो अथवा वाला, तो आप लोग एप्लीकेशन कर लेना, अथवा वाला नहीं करना, क्यों अथवा वाले पत्र में है बधाई पत्र। तो अगर ये बन जाता है तो आप लोग बधाई पत्र भी लिख सकते हो। ठीक, जो कि आप लोग इस प्रकार से लिखना है। ठीक, बधाई पत्र लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पता लिखना है और नीचे ध्यान रखना, बस बाकी बीच में आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो किस प्रकार से आप बधाई देना चाहते हो। ठीक,
फिर बात करते हैं यहाँ पे हम कि निबंध की, तो निबंध आपके ऊपर दी गया है काज में विद्यार्थी के अनुशासन पे। तो आप लोग पहले रूपरेखा लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पाँच यहाँ पर रूपरेखा, प्रस्तावना अनुशासन, आशय अनुशासन के प्रकार, अनुशासन के लाभ उपसार। ठीक, चलिए तो ये प्रस्तावना में आप लोग ये लिखेंगे, अनुशासन का आशय ये लिखेंगे। ये पूरी की पूरी हेडिंग है जो कि आप लोग वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो, साथ ही आप लोग अपनी किताब से ही पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर पूरा संपूर्ण हल हुआ, वो मैंने अच्छे से आपको समझाया हूँ। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट पेपर है वो किस विषय का है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर नेक्स्ट पेपर इसका है, तो मैं उसका वीडियो जल्दी इसी प्रकार से लाऊंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि आप लोगों को मैं वीडियो लाऊं तो आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।